था। अभय सिन्हा उस कागज के टुकड़े को हाथ में लिए अपनी गाड़ी की सीट पर बैठा रहा। बारिश की बूंदें विंडो स्क्रीन पर लगातार गिर रही थीं। उसके भीतर एक तूफान उससे भी तेज चल रहा था। साथ आओ या रास्ते से हट जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं। यह वाक्य किसी धमकी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक आईने जैसा था जो उसे उसकी अपनी कमजोरी दिखा रहा था। 15 साल की नौकरी में उसने खुद को यह समझाकर जिंदा रखा था कि व्यवस्था के भीतर रहकर छोटे छोटे बदलाव लाना ही असली सेवा है। पर आज रात उस अंधेरी सड़क पर यह तर्क उसे खोखला लगने लगा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे थाने की बजाय शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गाड़ी रोक दी, जहां रिटायर्ड डीएसपी बलराम तिवारी का घर था। बलराम तिवारी वही अफसर थे जिन्होंने 30 साल पहले अपनी नौकरी के दौरान बिहार में बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला था और आखिरकार थक हार कर ऊपर से मिलने वाले लगातार दबाव से टूटकर समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था। अभय जब जूनियर था तब बलराम उसके गुरु जैसे थे और यही एक इंसान था जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। दरवाजा खटखटाने पर बलराम खुद बाहर आए। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी, पर आंखों की चमक अब भी वैसी ही तेज थी। इस वक्त अभय, कुछ गंभीर हुआ है क्या? अभय ने भीतर आकर सारी बात बताई। बच्चू सिंह की हत्या, रामेश्वर सहाय का मामला, वह भस्म चिन्ह जो उसकी अपनी फाइल पर मिला और वह कागज जिसमें उसे साथ आने या हटने की चुनौती दी गई थी। बलराम कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, अभय, जो तुम बता रहे हो वह मुझे किसी और चीज की याद दिला रहा है। 30 साल पहले जब मैं गया जिले में तैनात था, वहाँ एक ऐसा ही मामला हुआ था। एक पूरा परिवार जिसने जमीन के एक टुकड़े के लिए इलाके के सबसे बड़े बाहुबली से पंगा लिया था। रातों रात मिटा दिया गया। माँ बाप, 2 बेटे सब मारे गए। सिर्फ एक बच्चा बचा था जो उस रात किसी रिश्तेदार के यहाँ था। हमने केस दर्ज किया, पर जैसा हमेशा होता है, ऊपर से दबाव आया, सबूत गायब हुए और आखिरकार वह बाहुबली बरी हो गया। उस बच्चे का क्या हुआ? अभय ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बलराम ने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, उस जमाने में इतनी सुविधा नहीं थी कि हर पीड़ित परिवार का रिकॉर्ड रखा जाए। पर मुझे याद है कि जब वह बच्चा अपने परिवार की लाशें देखने आया था, तो उसकी आंखों में जो मैंने देखा वह डर नहीं था, वह कुछ और था। एक ऐसी आग जो मैंने पहले कभी किसी बच्चे की आंखों में नहीं देखी थी। यह सुनते ही अभय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह वही बच्चा था जो अब बड़ा होकर कालपुरुष बन चुका था? पर बलराम ने आगे कहा, अभय, ऐसी कहानियां बिहार के हर जिले में मिलेंगी। हर कोई जो चुप कर दिया गया, हर वह इंसाफ जो सत्ता के हाथों खरीदा गया, वह कहीं न कहीं किसी के भीतर एक आग बनकर बैठा है। हो सकता है कालपुरुष उस बच्चे में से एक हो, या हो सकता है वह किसी और कहानी से निकला हो। असली सवाल यह नहीं कि वह कौन था, बल्कि यह है कि वह अब क्या बनना चाहता है। अभय ने बलराम को वह कागज दिखाया। बूढ़े अफसर ने उसे ध्यान से पढ़ा, फिर अभय की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं दूंगा, पर इतना जानता हूँ कि जब कानून खुद अन्याय का साथी बन जाए, तो हर ईमानदार आदमी के सामने यही सवाल आता है, कानून की किताब का पालन करूं या अपने ज़मीर का। मैंने अपनी जिंदगी में यह लड़ाई हार दी थी, इसीलिए घर बैठा हूँ। तुम अभी भी वर्दी में हो, शायद तुम्हारे पास अब भी कुछ करने का मौका है, पर वह मौका काल पुरुष के साथ मिलकर आएगा या उसके खिलाफ खड़े होकर, यह फैसला सिर्फ तुम्हारा है। अभय वहाँ से निकला तो उसके मन में सवालों का एक नया जाल बुन चुका था, पर उससे पहले कि वह कोई फैसला ले पाता, सुबह होते ही थाने में हलचल मच गई। पटना से एक विशेष टीम आ पहुंची थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आईपीएस अधिकारी करण वर्धन, एक ऐसा नाम जिसे बिहार पुलिस महकमे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। करण वर्धन का रिकॉर्ड बताता था कि उसने अपने करियर में 16 मुठभेड़ किए थे, जिनमें ज्यादातर संदिग्ध अपराधी घटना स्थल पर ही मारे गए थे, कभी अदालत तक नहीं पहुंचे। वह लंबा चौड़े कंधों वाला और आंखों में एक ठंडी गणनात्मक चमक लिए हुए व्यक्ति था, जिसकी मुस्कान भी किसी धमकी जैसी लगती थी। इंस्पेक्टर अभय सिंह, करण ने हाथ मिलाते हुए कहा,
उसकी पकड़ जरूरत से ज्यादा मजबूत थी, जैसे वह पहले ही मुलाकात में यह जता देना चाहता हो कि यहाँ अब सत्ता किसके हाथ में है। ऊपर से मुझे साफ आदेश मिला है, इस काल पुरुष को जल्द से जल्द खत्म करना है। जनता के बीच वह जो देवता वाली छवि बना रहा है, वह हमारे लिए राजनीतिक तौर पर बेहद खतरनाक है। सोचिए, अगर आम जनता यह मानने लगे कि कानून से बड़ा कोई और इंसाफ है, तो पूरी व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। अभय ने ध्यान से सुना। सर, पर हमें पहले यह समझना होगा कि वह है कौन, उसका मकसद क्या है। करण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मुझे उसकी बायोग्राफी नहीं चाहिए, मुझे बस उसकी लाश चाहिए, जल्दी से जल्दी, ताकि मीडिया और जनता को साफ संदेश मिल जाए कि इस राज्य में कानून से बड़ा कोई नहीं है। यह सुनकर अभय को समझ आ गया कि करण वर्धन के लिए यह केस इंसाफ की तलाश नहीं, बल्कि सत्ता की साख बचाने का मामला था। उधर सुजाता वर्मा अपनी जांच में एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। उसने पिछले 15 सालों के उन सभी मामलों को खंगाला था जिनमें किसी परिवार का सामूहिक कत्ल हुआ हो और बाद में मुख्य आरोपी बरी हो गया हो। इस खोज में उसे एक नाम बार बार दिखा, गया जिले का वही केस जिसका जिक्र बलराम तिवारी ने अभय से किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक मृतक परिवार का नाम था सिन्हा परिवार और बचे हुए इकलौते बच्चे का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, क्योंकि वह उस वक्त सिर्फ 9 साल का था और घटना के तुरंत बाद किसी अनाथालय भेज दिया गया था। सुजाता ने उस अनाथालय का पता लगाया। यह पटना के बाहरी इलाके में एक छोटा सा संस्थान था जो अब बंद हो चुका था, पर उसके पुराने रिकॉर्ड शहर के जिला कल्याण विभाग में अब भी मौजूद थे। सुजाता जब उस विभाग पहुंची तो वहां का क्लर्क पहले तो टाल मटोल करता रहा, पर जब उसने कुछ पैसे और अपनी पत्रकारिता की पहचान दिखाई तो उसे एक पुरानी फफूंद लगी फाइल मिली। उस फाइल में एक नाम दर्ज था, करुणेश सिंह, उम्र 9 वर्ष, दाखिला तिथि, घटना के 3 दिन बाद, स्वभाव अत्यंत शांत, कभी किसी से बात नहीं करता। आगे एक टिप्पणी लिखी थी, संस्थान की देखरेख करने वाली नन की हस्तलिपि में, यह बच्चा रात को सोता नहीं, बस दीवार की तरफ देखता रहता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फाइल में आगे कुछ और नहीं था। 10 साल की उम्र में यह बच्चा उस अनाथालय से गायब हो गया था और उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। सुजाता के हाथ कांप रहे थे जब उसने यह जानकारी अभय को फोन पर बताई। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा अनुमान सही है तो काल पुरुष का असली नाम करुणेश सिंह हो सकता है, पर वह 10 साल की उम्र में गायब हो गया और उसके बाद 30 साल तक कोई सुराग नहीं। सालों में वह कहाँ था, किसने उसे प्रशिक्षित किया, यह अभी भी एक रहस्य है। अभय ने यह जानकारी अपने पास रख ली, पर करण वर्धन को नहीं बताई। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह जानकारी अगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथ लगी तो वह बिना किसी सवाल जवाब के सीधे गोली चला देगा और कभी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। उसी शाम करण वर्धन ने अपनी टीम के साथ शहर में एक अलग रणनीति शुरू की। उसने रत्नागढ़ और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे लोगों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, पर जिन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल था। उसका मानना था कि काल पुरुष का पैटर्न साफ था। वह हमेशा उन्हीं को निशाना बनाता था जो कानून से बच निकले थे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाए तो काल पुरुष खुद जाल में फंस जाएगा। इस योजना के लिए चुना गया शिकार था विधायक प्रताप ठाकुर, जिसके खिलाफ 3 जिलों में हत्या और जमीन कब्जे के मामले दर्ज थे, पर हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकला था। प्रताप ठाकुर की हवेली के चारों ओर उस रात 50 से ज्यादा हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए। स्नाइपर छतों पर बिठाए गए और हर गली में गुप्त निगरानी की व्यवस्था की गई। करण वर्धन खुद कंट्रोल रूम में बैठा वॉकी टॉकी पर लगातार निर्देश दे रहा था। उसकी आंखों में एक शिकारी की उत्तेजना थी। अभय भी वहां मौजूद था, पर उसके भीतर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। वह नहीं चाहता था कि काल पुरुष मारा जाए, पर साथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि निर्दोष पुलिसकर्मियों की जान जाए। रात के 10 बजे तक सब कुछ शांत रहा। 11 बजे प्रताप ठाकुर अपने बेडरूम में बैठा शराब पी रहा था।
अपने गुर्गों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था कि पुलिस मेरी हिफाजत कर रही है, इससे ज्यादा मजाक क्या होगा। ठीक 11:30 पर अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। इस बार करण वर्धन तैयार था। उसने पहले से जनरेटर और बैकअप लाइटें लगवा रखी थी, जो तुरंत चालू हो गईं। अलर्ट, सब पोजीशन पर रहो, उसने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया। पर अगले ही पल सारी बैकअप लाइटें भी एक साथ बुझ गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे इलाके की हर रोशनी बुझा दी हो। स्नाइपरों ने अपनी नाइट विजन डिवाइस ऑन की, पर उनमें भी सिर्फ स्टैटिक शोर दिखने लगा। करण वर्धन खुद बंदूक लेकर हवेली की ओर दौड़ा। अभय भी उसके पीछे भागा। जब वे भीतर पहुंचे तो मंजर देखकर करण की भी सांस अटक गई। 50 हथियारबंद जवानों के घेरे के बीच से गुजरकर, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए, काल पुरुष प्रताप ठाकुर के कमरे तक पहुंच चुका था। पर इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। कमरे में घुसते ही अभय और करण ने देखा कि प्रताप ठाकुर जिंदा था, फर्श पर बंधा हुआ, डर से कांपता हुआ, और सामने खड़ा था काल पुरुष खुद। पहली बार इतने करीब से, इतनी रोशनी में। उसका चेहरा अब भी एक काले कपड़े और भस्म की परतों से ढका था, पर उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, गहरी, थकी हुई, पर किसी अजीब शांति से भरी हुई। उसने पीछे मुड़कर अभय की तरफ देखा, मानो उसे पहले से यहाँ आने का अंदाजा था। इंस्पेक्टर अभय सिंह, उसकी आवाज में वही गूंज थी जो गिरधारी राय ने बयान की थी, पर इस बार उसमें एक अलग भाव भी था, लगभग सम्मान जैसा। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी वह इंसाफ की आग जिंदा है, जिसे बाकी सब बुझा चुके हैं। पर आज मैंने प्रताप ठाकुर को नहीं मारा, इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसे मरने से ज्यादा जरूरी है कि यह जिए और बताए कि आज इसे कौन बचा सकता था और कौन नहीं। करण वर्धन ने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक तान दी। हाथ ऊपर करो, वरना गोली मार दूंगा। काल पुरुष ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी उदासी थी। तुम गोली चला भी दो वर्धन, तो भी यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। तुम मुझे मार सकते हो, पर उस आग को नहीं मार सकते जो हर उस इंसान के भीतर जल रही है, जिसे कभी कानून ने इंसाफ नहीं दिया। इतना कहकर करण के गोली चलाने से ठीक पहले कमरे की खिड़की से एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं भर गया, और जब हवा साफ हुई, काल पुरुष वहाँ से गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। करण वर्धन गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी पूरी टीम को इलाके की घेराबंदी करने का आदेश दिया, पर अगले 2 घंटे की तलाशी में कुछ हाथ नहीं आया। अभय चुपचाप उस कमरे में खड़ा रहा, जहाँ कुछ देर पहले वह आमने सामने खड़ा था, और उसके मन में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी वह इंसाफ की आग जिंदा है। ये पहली बार था जब काल पुरुष ने सीधे उससे बात की थी, आंखों में आंखें डालकर, और इस मुलाकात ने अभय के भीतर के हर सवाल को और गहरा कर दिया था। प्रताप ठाकुर को जब उठाया गया तो वह इतना डरा हुआ था कि उसने कांपती आवाज में सबके सामने कबूल कर लिया कि उसने पिछले 5 सालों में 3 जमीन विवादों में विरोधियों की हत्या करवाई थी, और हर बार पुलिस और अदालत को पैसों से खरीदा था। यह इकबालिया बयान करण वर्धन के लिए एक राजनीतिक सिरदर्द बन गया, क्योंकि प्रताप ठाकुर सत्ताधारी पार्टी का करीबी था, और अब उसका यह कबूलनामा मीडिया तक पहुंचने से रोकना मुश्किल हो रहा था। यहीं पर अभय को एहसास हुआ कि काल पुरुष की असली रणनीति सिर्फ मारना नहीं थी। कभी कभी वह जानबूझकर किसी को जिंदा छोड़कर उसे सच बोलने पर मजबूर कर देता था, ताकि व्यवस्था खुद अपने ही जाल में फंस जाए। रात के आखिरी पहर में जब सब लौट चुके थे, अभय अकेला उस हवेली के बाहर खड़ा था। आसमान में बादल छंट चुके थे और तारे साफ दिख रहे थे। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कोई कॉल नहीं, सिर्फ एक टेक्स्ट जिसमें लिखा था, करण वर्धन जैसे लोग सिर्फ लाशें गिनते हैं, इंसाफ नहीं समझते, पर तुम अब भी वक्त पर हो अभय सिंह। अगली मुलाकात में मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, वह कहानी जो गया के उस खूनी रात से शुरू हुई थी। पर उससे पहले जरा अपने ही महकमे में झांक कर देखो कि करण वर्धन असल में किसकी सुरक्षा कर रहा है, सच्चे कानून की या उन्हीं भ्रष्ट हाथों की, जिनसे तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है।
यह आखिरी पंक्ति पढ़ते ही अभय का दिल जोर से धड़का। इसका मतलब था कि करण वर्धन का इस पूरे मामले में आना कोई साधारण ड्यूटी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा निजी स्वार्थ छिपा था। अभय ने ऊपर आसमान की ओर देखा, फिर उस हवेली की तरफ जहां थोड़ी देर पहले प्रताप ठाकुर पुलिस हिरासत में ले जाया गया था, और उसे लगा कि जिस लड़ाई को वह सिर्फ एक अपराधी बनाम कानून समझ रहा था, वह असल में कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई थी। काल पुरुष की सच्ची कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और कर्ण वर्धन का असली चेहरा भी अभी पर्दे के पीछे ही छिपा था। काल पुरुष एपिसोड 4, गया की वह रात। सुबह का उजाला अभी ठीक से फैला भी नहीं था कि अभय सिंह अपने घर की छत पर खड़ा वह मैसेज बार बार पढ़ रहा था। कर्ण वर्धन असल में किसकी सुरक्षा कर रहा है, सच्चे कानून की या उन्हीं भ्रष्ट हाथों की? रात भर उसे नींद नहीं आई थी। एक तरफ काल पुरुष का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, वह थकी हुई पर शांत निगाहें, और दूसरी तरफ कर्ण वर्धन वह ठंड गणनात्मक मुस्कान जो किसी शिकारी जैसी लगती थी। अभय जानता था कि अगर वह कर्ण वर्धन के खिलाफ खुलेआम कुछ खोजने निकला तो यह उसके करियर के लिए आत्मघाती कदम होगा। पर 15 साल पहले जिस चुप्पी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, वह अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। उसने सबसे पहले सुजाता वर्मा को फोन किया। सुजाता जी, मुझे कर्ण वर्धन की पूरी सर्विस हिस्ट्री चाहिए, खासकर यह कि वह पिछले 15-20 साल में कहां-कहां तैनात रहा। सुजाता की आवाज में उत्सुकता झलकी। इंस्पेक्टर साहब, आपको भी वही शक हुआ जो मुझे कल रात हुआ था। उसने बताया कि रात को दस्तावेज खंगालते हुए उसे एक अजीब संयोग मिला था। कर्ण वर्धन 30 साल पहले जब गया में वह सिंह परिवार वाला सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसी जिले में एक जूनियर सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था। यह हो सकता है सिर्फ इत्तेफाक हो, सुजाता ने सतर्क स्वर में कहा, पर बिहार पुलिस में 30 साल पुराने तबादलों का रिकॉर्ड मिलाना आसान नहीं। मुझे कुछ और वक्त चाहिए यह पक्का करने के लिए। यह सुनते ही अभय के मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर कर्ण वर्धन उस रात गया में मौजूद था, तो क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाकन तैनात अफसर था या उस नरसंहार में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका थी? यह सवाल इतना बड़ा था कि उसे हल किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। उसने तय किया कि वह खुद गया जाकर उस पुराने केस की तह तक जाएगा, भले ही ऊपर से इसकी इजाजत न हो। गया पहुंचकर अभय सीधे वहां के सबसे पुराने थाने में गया, जहां रिकॉर्ड रूम अब भी वैसा ही जर्जर हालत में था जैसा हर छोटे जिले में होता है। वहां तैनात एक बुजुर्ग हेड कांस्टेबल रामदयाल, जो 30 साल से उसी थाने में काम कर रहा था, अभय को देखकर पहले तो सतर्क हुआ। जब अभय ने अपनी पहचान बताई और मामला समझाया, तो रामदयाल की आंखों में कुछ पुराना दर्द उभर आया। साहब, वह रात मुझे आज भी याद है, उसने कांपती आवाज में कहा। सिंह परिवार का पूरा घर जला दिया गया था। माँ, बाप, 2 जवान बेटे सब मारे गए। सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा, करुणेश, जो उस रात अपने मामा के घर था। जब वह लौटा और अपने परिवार की जली हुई लाशें की, तो साहब, वह बच्चा चीखा तक नहीं, बस पत्थर की तरह खड़ा रहा। अभय ने पूछा, उस केस की जांच में कौन कौन शामिल था? रामदयाल ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जांच अफसर इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा, पर उनके नीचे एक जूनियर सब इंस्पेक्टर भी था, कर्ण वर्धन। साहब, मुझे आज भी याद है, कर्ण वर्धन ही वह अफसर था जिसने सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया था। पर अजीब बात यह थी कि 2 दिन बाद ही सारे सबूत अचानक गुम हो गए और मुख्य गवाह, पड़ोस का एक बूढ़ा किसान जिसने अपनी आंखों से हथियारों को देखा था, उसने अचानक बयान बदल दिया। बाद में पता चला कि उस बूढ़े किसान को शहर में एक नई दुकान और जमीन का टुकड़ा मिला था। ठीक बयान बदलने के हफ्ते भर बाद यह सुनते ही अभय का शक और गहरा हो गया। उसने पूछा, और वह बाहुबली कौन था जिसके खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था? रामदयाल ने एक नाम लिया, धीरे से, जैसे आज भी उसे बोलने से डर लगता हो। ठाकुर परिवार का सबसे बड़ा नाम उस जमाने में, बलवंत ठाकुर। साहब, वही बलवंत ठाकुर जिसका बेटा आज विधायक प्रताप ठाकुर है।
जिसे कल रात पुलिस पकड़ कर ले गई। ये सुनते ही अभय को एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ा दी हो। काल पुरुष ने प्रताप ठाकुर को इसीलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वह कबूल करे, क्योंकि प्रताप ठाकुर का पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के अपराधों में डूबा हुआ था और 30 साल पहले उसी परिवार ने करुणेश सिंह का पूरा घर मिटाया था। अभय ने रामदयाल से पूछा कि क्या उसे यह भी याद है कि उस मामले की फाइल आखिरकार कैसे बंद हुई। रामदयाल ने सिर हिलाया। साहब, वह फाइल सबूतों के अभाव में बंद कर दी गई, पर मुझे एक बात हमेशा खटकती रही। जिस दिन फाइल बंद हुई उसी हफ्ते करण वर्धन का तबादला पटना हो गया, प्रमोशन के साथ। उस जमाने में एक जूनियर सब इंस्पेक्टर को इतनी जल्दी प्रमोशन मिलना बहुत असामान्य बात थी। यह जानकारी किसी बम की तरह अभय के दिमाग में फटी। इसका मतलब था कि करण वर्धन ने सिर्फ सबूत गायब नहीं किए थे, उसे इसके बदले में कुछ बहुत बड़ा मिला था। शायद वही प्रमोशन, वही करियर जिसने उसे आज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ओहदे तक पहुंचाया। लौटते हुए रास्ते में अभय की गाड़ी एक सुनसान ढाबे के पास रुकी, जहां उसे सुजाता का फोन आया। इस बार उसकी आवाज में घबराहट थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा पीछा किया जा रहा है। कल रात से एक बाइक लगातार मेरे घर के आसपास मंडरा रही है और आज सुबह जब मैं दफ्तर निकली वही बाइक फिर दिखी। अभय ने उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी, पर सुजाता ने कहा, नहीं साहब, मैं डर कर नहीं रुकूंगी, पर मुझे बताना जरूर लगा, क्योंकि हो सकता है करण वर्धन को पता चल गया हो कि मैं उसकी पुरानी फाइलें खंगाल रही हूँ। उसी शाम पटना में करण वर्धन अपने दफ्तर में बैठा एक फोन कॉल पर बेहद तनाव में था। दूसरी तरफ की आवाज भारी और सत्ता से भरी थी। यह आवाज थी मंत्री दिनेश प्रताप राय की, जो राज्य के गृह विभाग का जिम्मा संभालते थे और जिनका पुराना नाता बलवंत ठाकुर के परिवार से जुड़ा था। करण, तुम्हें भेजा किस लिए गया था? ये काल पुरुष अब तक जिंदा घूम रहा है और अब प्रताप ठाकुर ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया है। अगर यह मामला मीडिया तक पूरी तरह पहुंच गया तो सिर्फ प्रताप ठाकुर नहीं, हम सब डूबेंगे। करण वर्धन ने संयत आवाज में कहा, सर, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, पर एक समस्या है। इंस्पेक्टर अभय सिंह गया था आज, वहाँ पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छाई, फिर मंत्री की आवाज में एक ठंडी सख्ती आई, तो उस इंस्पेक्टर को संभालो करण, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो पुरानी राख को रेतता फिरे। यह बातचीत अभय तक नहीं पहुंची, पर उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि अब वह खुद खतरे में है। उसने फैसला किया कि वह अपनी सारी जानकारी लिखित तौर पर सुरक्षित रखेगा और उसकी एक कॉपी बलराम तिवारी के पास छोड़ आएगा, ताकि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो सच्चाई दबे नहीं। यह करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि 15 साल पहले जब उसने चुप्पी साधी थी तब वह डर से ऐसा किया था। आज वह डर के बावजूद सच का सामना करने जा रहा था। यही फर्क था जो उसे खुद अपने भीतर महसूस हो रहा था। उसी रात शहर से दूर एक निर्जन इलाके में, जहां घने जंगल के बीच एक पुराना शिव मंदिर खंडहर बन चुका था, कल पुरुष अकेला बैठा आग के सामने ध्यान लगाए हुए था। उसके भीतर आज कुछ अलग चल रहा था। 30 साल पहले की वह रात उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। अपने मामा के घर से लौटते वक्त आसमान में उठता धुआं, घर के दरवाजे पर पड़ी अपनी माँ की जली हुई साड़ी और पिता का वह चेहरा जिसे वह कभी भुला नहीं पाया। 9 साल की उम्र में जिस बच्चे ने अपने पूरे परिवार को राख में बदलते देखा था, उसने उसी दिन तय कर लिया था कि वह कभी किसी और बच्चे को यह दर्द नहीं झेलने देगा। अनाथालय के उन 1 साल में उसने खुद को इतना बंद कर लिया था कि किसी को उसकी आवाज तक याद नहीं थी। पर एक रात ठीक 10 साल की उम्र में एक अजनबी साधु उस अनाथालय के पास से गुजरा था। कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक योद्धा जो खुद कभी फौज में रह चुका था और जिसने अपने ही परिवार को इसी तरह की सत्ता संरक्षित हिंसा में खोया था। उसने उस चुप बच्चे की आंखों में वही आग पहचानी थी जो उसने खुद अपने भीतर कभी महसूस की थी। उस रात वह साधु करुणेश को चुपचाप अपने साथ ले गया और अगले 20 साल तक हिमालय की तलहटी में बसे एक गुप्त आश्रम में उसने करुणेश को न सिर्फ
शस्त्र विद्या और शरीर को असाधारण सहन शक्ति देने वाली प्राचीन साधनाएं सिखाईं, बल्कि यह भी सिखाया कि असली न्याय सिर्फ क्रोध से नहीं, संयम और रणनीति से आता है। 20 साल के उस कठोर प्रशिक्षण के बाद जब करुणेश 30 साल की उम्र में उस आश्रम से बाहर निकला, तब तक उसका शरीर और मन दोनों ही सामान्य मनुष्यों से कहीं आगे जा चुके थे। न कोई अलौकिक शक्ति, बल्कि वर्षों की तपस्या और अभ्यास से मिली वह क्षमता जो उसे अंधेरे में भी शिकार जैसा फुर्तीला और घातक बनाती थी। उसने अपना पुराना नाम त्याग दिया और खुद को समर्पित कर दिया एक ही मकसद के लिए, उन सभी को दंड देना जिन्होंने सत्ता और पैसे के दम पर कानून को खरीद लिया था। पर आज रात आग के सामने बैठे हुए उसके मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। अभय सिंह, वह इंस्पेक्टर जिसने 15 साल पहले एक गलती की थी, पर जो आज भी उसके लिए तड़प रहा था। काल पुरुष जानता था कि अकेले वह सिर्फ एक एक करके अपराधियों को खत्म कर सकता था, पर व्यवस्था को बदलने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो भीतर से इस लड़ाई को लड़े। अगली सुबह अभय अपने दफ्तर पहुंचा ही था कि उसे पता चला कि रात में सुजाता वर्मा के घर पर हमला हुआ था। 2 नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए, उसके सारे दस्तावेज और लैपटॉप उठा ले गए थे। हालांकि सुजाता खुद बाल बाल बच गई थी, क्योंकि वह उस रात अपनी बहन के घर रुकी हुई थी। यह खबर सुनते ही अभय को यकीन हो गया कि करणवर्धन या उसके पीछे बैठी ताकतों ने अब सीधी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसने तुरंत सुजाता को फोन किया, आप कहीं सुरक्षित जगह चली जाइए, अभी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सुजाता की आवाज में डर से ज्यादा गुस्सा था। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरे 3 महीने की मेहनत चुरा ली, पर मैंने सारा डेटा क्लाउड पर भी सेव कर रखा था। वे इतनी आसानी से मुझे चुप नहीं करा सकते। उसी दिन दोपहर को अभय को एसपी रविंद्र ठाकुर के दफ्तर बुलाया गया। जब वह पहुंचा तो वहां करणवर्धन मौजूद था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही तंज था। इंस्पेक्टर सिन्हा, रविंद्र ठाकुर ने रुखी आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि आप बिना इजाजत के क्या गए थे, वहां पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे थे। ये किसकी अनुमति से हुआ? अभय ने संयत रहकर जवाब दिया, सर, काल पुरुष के पैटर्न को समझने के लिए यह जरूरी था। करणवर्धन बीच में बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी। इंस्पेक्टर, कभी कभी बहुत ज्यादा खोदने वाले खुद ही किसी गड्ढे में गिराते हैं। मानो ना, ध्यान सिर्फ मौजूदा सबूतों पर रखो, पुरानी कहानियों में मत उलझो। यह सुनकर अभय समझ गया यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक सीधी धमकी थी। दफ्तर से बाहर निकलते ही अभय के फोन पर नंबर से मैसेज आया। इस बार कोई धमकी नहीं, बल्कि एक पता। आज रात 10 बजे गया रोड पर पुराना कालीबाड़ी मंदिर, अकेले आना। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। ये पहली बार था जब काल पुरुष ने उसे सीधे मिलने के लिए बुलाया था, बिना किसी चेतावनी या शर्त के। अभय के मन में 2 आवाजें एक साथ गूंजने लगी। एक जो कहती थी कि यह जाल हो सकता है, और दूसरी जो कहती थी कि यही वह मौका है जिसका उसे इंतजार था। शाम ढलते ढलते अभय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर जांची, अपनी गाड़ी में बैठा और गया रोड की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने बलराम तिवारी को फोन करके बताया कि वह कहाँ जा रहा है, ताकि अगर कुछ गलत हो तो कम से कम किसी को पता तो हो। बलराम की आवाज में चिंता थी। अभय, सोच समझ कर जाना, पर अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो जाओ। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ डर से बड़ा सवाल यह होता है कि तुम खुद को आईने में कैसे देख पाओगे। रात के करीब 9:30 बजे अभय की गाड़ी उस पुराने कालीबाड़ी मंदिर के पास पहुंची, जो वर्षों से वीरान पड़ा था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और मुख्य द्वार पर लगी घंटियां जंग खा चुकी थी। अभय गाड़ी से उतरा, हाथ में टॉर्च लिए मंदिर के भीतर कदम रखा। भीतर सन्नाटा था। सिर्फ एक दिए की टिमटिमाती लौ अंधेरे को हल्का सा चीर रही थी, और उसी लौ के सामने पीठ किए हुए काल पुरुष बैठा था। इस बार उसका चेहरा नकाब से ढका नहीं था। अभय की सांस थम गई। धीरे धीरे वह आकृति मुड़ी और दिए की रोशनी में पहली बार अभय ने वह चेहरा देखा। सामान्य, थका हुआ, किसी 37-38 साल के आदमी का चेहरा, जिस पर वर्षों के दर्द और तपस्या की गहरी रेखाएं खींची थीं। बैठो, अभय सिंह,
उसकी आवाज आज पहले से नरम थी। आज मैं तुम्हें वह कहानी बताऊंगा जो अब तक सिर्फ मैंने और उस जंगल के अंधेरे ने सुनी है।